नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज एट वन, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। और न्यूज एट वन में हम बात करेंगे आज दिन भर की हर वो महत्वपूर्ण खबर की जो लगातार आज दिन भर सुर्खियों में शामिल रहेगी, शरीक रहेगी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण पहल के साथ कर रहे हैं, जहां पर गांव की ओर पीएम का जोर लगातार नजर आ रहा है। इसी बीच ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी द्वारा दिल्ली की भारत मंडपम में इसका उद्घाटन हुआ। अब ये 4 से 6 जनवरी तक ग्रामीण भारत महोत्सव जारी रहेगा। पीएम बोले कि गांव के आखिर व्यक्ति तक कोविड वैक्सीन पहुंचाई गई। तो बड़ी खबर, जहां पर आज दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि यह महत्वपूर्ण महोत्सव ग्रामीण भारत के परिवेश को राष्ट्रीय पटल पर और ज्यादा प्रभावी तौर पर प्रस्तुत करने के मद्देनजर एक कारगर कदम माना जा रहा है। इसी कड़ी में आपके साथ जानकारी साझा कर दें कि ये ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक जारी रहेगा। पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह से केंद्र की सरकार राज्य सरकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर ग्रामीण परिवेश को भी राष्ट्रीय पटल पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराने का भरपूर मौका दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गांव के आखिरी व्यक्ति तक कोविड वैक्सीन पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूजा है। उन्होंने कहा कि मैंने गांव की परेशानी करीब से देखी है, इसलिए ग्रामीणों की समस्या हल करने का सपना लगातार सच्चाई में तब्दील किया जा रहा है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से ग्रामीण भारत महोत्सव के तहत लोगों को संबोधित किया, उसकी बड़ी बातें क्या कुछ कहते हैं। साथियों, हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता, और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय देश के गांव देहात में ही गुजरा। और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की कितने यानी इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को इतने करीब से देखने के कारण मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं,
उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। और इसी बीच रुककर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, दिल्ली विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी जहां 70 सीटों पर नामों का ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस की तरफ से भी 2 सूची जारी हुई, वहीं अब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी लिस्ट, जहां पर पहली लिस्ट में 70 में से 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। आतिशी के खिलाफ कालकाजी से रमेश बिदूड़ी चुनावी मैदान में हैं, जबकि केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं। नई दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी से, तो कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, तो वहीं बीजेपी ने इस सीट पर उतारा है प्रवेश वर्मा को। वहीं बात दूसरी महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह, नई दिल्ली के कालकाजी से, वहां से रमेश बिदूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला अलका लांबा करती हुई नजर आई। तो बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जुड़ी हुई, जहां पर दिल्ली की 70 में से 29 सीटों पर नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताबिश, लगातार दिल्ली का चुनावी दंगल काफी रोचक मोड़ से गुजर रहा है। इसी बीच खबर आई जहां पर बीजेपी ने 70 में से 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया पहली सूची में। 29 नामों की पहली लिस्ट अभी कुछ देर में जारी होने वाली है और पहली लिस्ट जारी की गई, जिसमें नई दिल्ली से प्रवेश सिंह वर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के सामने रमेश बिदूड़ी पूर्व सांसद में उतारा गया है। वहीं इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो ब्रिजवासन से कैलाश गहलोत, जो आम आदमी पार्टी सरकार में परिवहन मंत्री थे, उनको जगह दी गई है। वहीं तरविंदर सिंह मारवा जैनपुरा से मनीष सिसोदिया के सामने लड़ेंगे। 2 बार कांग्रेस में यहाँ पर विधायक रहे तरविंदर सिंह मारवा, उससे उतारा गया है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय है, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे, उनको उतारा गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो करतार सिंह तंवर को छतरपुर से उतारा गया है। हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है। अम्बेडकर नगर तुलसीराम जो है, इनको दोबारा से यहाँ पर पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। वहीं अगर बदरपुर की बात कर ली जाए तो एनडी शर्मा पूर्व विधायक रहे आम आदमी पार्टी से, हाल ही में बीजेपी में ज्वाइन किया था, उनको यहाँ पर पार्टी ने बदरपुर से प्रत्याशी बनाया। रविंदर सिंह ने भी पत्थरगंज, जहाँ से मनीष सिसोदिया पार्टी अपनी बदल कर गए हैं, जहाँ पर रविंदर सिंह नेगी पार्षद है, उनको उतारा। रविंदर सिंह नेगी अक्सर सोशल मीडिया पर नेम प्लेट को लेकर के चर्चा में रहते हैं, उनको उतारा गया है। वहीं विश्वास नगर मोहन प्रकाश शर्मा ने पूर्व विधायकों पर सभी तक पार्टी ने एक बार भरोसा जताया। हालांकि गांधीनगर सीट पर यहाँ पर विधायक का टिकट दोनों पार्टी में यहाँ पर सरकार अरविंदर सिंह लल्लू, जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको पार्टी में उतारा है। वहीं अगर गोंडा की बात कर ली तो अजय महावर को फिर से पार्टी ने विधायक पर उनको उतारा गया है। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, जो अभी नेता प्रतिपक्ष में विधायक है, उन्हीं को वहां पे उतारा गया है। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बारली से दीपक चौधरी, बड़े नाम है। दूसरी तरफ मनोज शौकीन नामदेव से पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन पर एक बार पार्टी ने
यहाँ पर भरोसा जताया है। मंगोलपुरी में राजकुमार चौहान कांग्रेस पार्टी से ठीक है, कुल मिलाकर ये 29 की 29 सीटें काफी महत्वपूर्ण है ताबिश, लेकिन 2 सीटों पर बेहद इंटरेस्टिंग चीजें फैक्टर नजर आ रही हैं। नई दिल्ली जो हाई प्रोफाइल सीट है, अरविंद केजरीवाल वहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस सीट पर एक महत्वपूर्ण चेहरा यहां पर उतारा गया, उनके सामने है। वहीं कालका जी, जहां कालका जी में बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा चुनावी मैदान में है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से वहां पर रमेश बिदूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया। अगर दिल्ली का बहुत नजर आता है, जिस तरह का कालका जी लोकसभा सीट पर जब तो वो उनका सर्कल बने हुए तो चुनावी मैदान में जी अब अगर बहुत ज्यादा ठीक है, चलिए तकनीकी दिक्कत के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में 70 की 70 सीटों पर इस बार किस तरह का खेला होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहली सूची में अपने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण नई दिल्ली और कालकाजी पर जो ट्रायोलॉजी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बनी है, उसने जो चुनावी जो समर है उसका तापमान बढ़ा दिया है। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर विवादों के बीच पीएम मोदी ने जो महत्वपूर्ण चादर है अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चादर चढ़ाई, साथ ही साथ देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। तो पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। उन्होंने कहा जैसे देश की ओर से चादर चढ़ाना पीएम मोदी की तरफ से चादर चढ़ाना हुआ। उन्होंने कहा कि हम देश में अच्छा माहौल चाहते हैं और वैसी ही दुआ अजमेर शरीफ की दरगाह पर उनके द्वारा की गई। तो बड़ी खबर, जहां पर अजमेर शरीफ पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा, वहां पर हिंदू संगठन की तरफ से वहां के औचित्य पर सवाल उठाते हुए वहां पर शिव मंदिर के दावे को ठोका गया। लेकिन इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, और उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा भेजी गई चादर अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाई। उन्होंने कहा कि देश में अमन, शांति और चैन की दुआ वो इस दरगाह पर मांगने के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर, भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन एक के बाद एक जो ऐलान हो रहे हैं, उसने जो टेम्परेचर है वो दिल्ली का काफी बढ़ा दिया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी बढ़ गई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पानी के बिल गलत आए उन्हें बिल भरने की जरूरत नहीं है, सरकार बनने के बाद इन सभी बिलों को माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ है। तो बीते दिनों हमने देखा किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच जमकर सियासी हमले हुए दिल्ली के चुनाव को लेकर। वहीं आज एक बार फिर से दोपहर में अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी तरफ से दिल्ली के 12 लाख लोगों को फ्री बिजली की सुविधा मिल रही थी, लेकिन गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया और उसके बाद इन पानी के बिलों में गड़बड़ की गई और हजारों के बिल दिल्ली की जनता को थमा दिए गए। अब उन्होंने दिल्ली की जनता से अनुरोध किया है कि जिनके भी बिल पानी के हजारों को आए हैं वो बिल्कुल भी बिल ना भरें। चुनाव जीतने के बाद हर समस्या का समाधान होगा और बिल माफ कर दिए जाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले 10 सालों से लोगों को फ्री पानी उपलब्ध करा रही है। हर महीने 20-20 हजार लीटर हर परिवार को मुफ्त दिए जाते हैं।
लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के 0 आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो सुना अपने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक नया ऐलान करते हुए नजर आए, और जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नया ऐलान कर रहे हैं, उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों के नेताओं की जो धड़कन है उसे बढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आई, जहां पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुकेश चंद्राकर पत्रकार की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। तो ठेकेदार के घर टंकी में पत्रकार का शव पाया गया। सेप्टिक टैंक में उसके शव को रखा गया था। घटना के मुख्य आरोपी और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है सुरेश, उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। बाकी 2 अन्य भी गिरफ्तार हुए हैं। अब घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जाहिर किया है। घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि पूरा मामला करोड़ों की एक रोड के ठेके को लेकर जुड़ा हुआ था, जिसमें आरोप था कि करोड़ों की रोड के निर्माण का ठेका जो ठेकेदार सुरेश है उसको दिया गया, और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार पे से पर्दा उठाया पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने। जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, ठेकेदार और उसके सहयोगियों ने पत्रकार को किडनैप कर लिया। 1 तारीख के बाद से उसका फोन, उसकी कोई जांच नहीं मिल पा रही थी। और अब बड़ी बात, जो पत्रकार है उसकी आखिरी मर्तबा जो बात है वो मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश के भतीजे या भाई से हुई थी फोन पर। वो भी जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब जैसे जैसे मामला गंभीर होता हुआ नजर आया, उसके बाद ये चीज निकलकर सामने आई कि जो पत्रकार है मुकेश चंद्राकर, उसका शव ठेकेदार सुरेश के घर के सेप्टिक टैंक से पाया गया। अब घटना जैसे सामने आई उसके बाद अब हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जो पत्रकार भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं उस पर ठेकेदार किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विष्णुदेव साय सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे मुकेश चंद्राकर संवाददाता थे, वस्त्र चंद भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल इंटरव्यू हमने जुटाए, और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली, और हम जो एक टैंक है यहाँ पर जो ऑफिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्त की थी तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी, और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, एक घटना स्थल जो है ये किसका है सर, और उन पर क्या इस पूरे मामले में किसी तरीके की गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार है उनका परिसर है, इसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में वर्करों के रहने की व्यवस्था की गई है।
यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कर पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामला क्या है वो आपको एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से डिटेल के जरिए बताते हैं कि आखिरकार मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार हत्याकांड मामला है पूरा मामला है क्या। 1 जनवरी 2025 की शाम 7 बजे से मुकेश चंद्राकर घर से लापता हो गए। 2 जनवरी को उनके भाई युकेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस लगातार मुकेश के फोन को ट्रेस कर रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ पाया गया। फोन बंद होने की वजह से अंतिम लोकेशन घर के आसपास ही फोन दिखा रहा था। अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें अंतिम बार मुकेश टी शर्ट और शॉर्ट्स में दिखे थे। इसके अलावा जीमेल लोकेशन के माध्यम से मुकेश चंद्राकर की लोकेशन को पुलिस ट्रेस करने में कामयाब रही। मुकेश की अंतिम लोकेशन बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टान पारा में होना पाया गया। यहीं पर सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट परिसर भी है। अब पुलिस की टीम इलाके में पहुंची। इस दौरान कुछ पत्रकारों की नजर सेप्टिक टैंक में गई। टैंक पर कंक्रीट का मोटा स्लैब रखा हुआ था, लेकिन उसमें एक भी चैम्बर नहीं था। टैंक पूरी तरह से पैक किया गया तो शव जो शक है वो और ज्यादा बड़ा नजर आया कि टैंक को इतनी बुरी तरह पैक क्यों किया गया है। पुलिस ने टैंक तोड़वाने की मांग की। उसके बाद टैंक तोड़ते ही पानी में मुकेश की लाश भी बरामद हुई। अब शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। कुल मिलाकर मुकेश चंद्राकर जिस ठेकेदार सुरेश और रितेश पर आरोप लगा रहे थे, उसी के ही बैडमिंटन कोर्ट परिसर से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का जो शव है वो बरामद किया गया। अब जो सुरेश है उसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हो चुकी है। 2 से 3 गिरफ्तारी बीजापुर से हुई और कुल अब तक इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंतेश्वर कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। दंतेश्वर, लगातार यह मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा है जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर द्वारा पूरा भ्रष्टाचार का मामला रखा गया सामने कि किस तरह से करोड़ों की रोड निर्माण में भ्रष्टाचार हुए। अब जो पत्रकार भ्रष्टाचार के मामले को सबके सामने रख रहा है उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जी बिल्कुल, बता दूं मामला 1 जनवरी देर शाम से है क्योंकि लापता मुकेश चंद्राकर की खोजबीन जो है 2 तारीख के जो स्थानीय कोतवाली में पहले एफआईआर किया गया परिजनों और स्थानीय पत्रकारों के द्वारा कि 1 जनवरी देर रात से जो है पत्रकार अपने निजी निवास से लापता है। उसके बाद भारी खोजबीन के बाद भी जब उसकी तलाश नहीं हुई तो थाने में नजदीकी में जो वहां पे एफआईआर दर्ज कराया गया। उसके बाद पुलिस जो है 5 सदस्यीय टीम गठित करने के बाद इस पूरे मामले की जाँच की जा रही थी। हालांकि संदेहास्पद जब इसकी जानकारी मिली कि कोतवाली से महज 1 किलोमीटर दूर पीछे एक निजी जो जिले के सबसे बड़े ठेकेदार माने जाते हैं उनके निजी स्थान पर कुछ समय पहले उनका आना जाना लगा रहता था, जिसके अंदाजा पर उन्हें 1 तारीख की देर रात जो है वहां पे वो गए और उसके बाद उन्हें अगवा करने के बाद उनके बेरहमी से पिटाई की गई। हालांकि शरीर में कई जख्म और चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिसके चलते ये हत्या आदतन जो है हत्या की गई है। जिसके बाद पूरे मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य आरोपी है सुरेश, उसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। उसका भाई रितेश है, उसको बीजापुर से गिरफ्तार किया गया। कुल 6 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी हैं। सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब पत्रकार ही सेफ नहीं है, जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि आम व्यक्ति की सुरक्षा सरकार या शासन करने में कामयाब होगा। जी बिल्कुल, बता दूं क्योंकि ये जो है इससे पहले भी इनके बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। जो भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर के जो 56 करोड़ की सड़क जो 102 करोड़ में तब्दील हुई थी उसको लेकर के भ्रष्टाचार की खबर उजागर की थी साथी पत्रकार मुकेश चंद्राकर के द्वारा। उसके बाद से ठेकेदार और पत्रकार के बीच में अनबन चल रही थी, जिसको लेकर के ये संज्ञान में लिया गया था। और हाल ही में जो तथ्य है जिस संदर्भ में ये जानकारी निकाली गई थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ। और उसके बाद जो ठेकेदार है उन्हें हैदराबाद से बीजापुर और हैदराबाद की संयुक्त टीम और
रायपुर क्राइम ब्रांच और बीजापुर की स्थानीय पुलिस के द्वारा उन्हें रायपुर से हिरासत में ले गया। हालांकि अब तक गिरफ्तारियों की जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल और भी जो अपराधी हैं उन्हें संदिग्ध के तहत में जो है पुलिस उन्हें कोतवाली में बैठाकर उनसे पूछताछ कर रही है और भी इस मामले में जो है खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल अब जो है अपराधियों को बीजापुर लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो अपराधी जो है पूरे पुलिस मामले की जांच कर रही है और पत्रकारों में जिस तरीके का आक्रोश था उसके बाद धरना दिया गया था, जिसको लेकर के स्थानीय जो डीआईजी हैं स्टेट पुलिस के और साथ ही पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लेकर वो पत्रकारों से धरने स्थल पर बातचीत की और उसके बाद समझौते को लेकर की बातचीत की गई है कि एसआईटी की टीम गठित की जाएगी। एसआईटी गठित करने के बाद पूरे मामले की जांच कर निर्दोषियों पर और दोषियों पर कुल मिलाकर पत्रकार हत्याकांड मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी के गठन के साथ जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया आपका दंतेश्वर, हमारे साथ सीधे बीजापुर से जुड़ने के लिए, ताजा जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। ये खबर जुड़ी हुई है किसान महापंचायत से, जहां पर हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आज महापंचायत की बात सामने आई है। खनौरी बॉर्डर पर किसानों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। महापंचायत को किसान नेता डल्लेवाल संबोधित करेंगे। अब इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। 21 कंपनियों को तैनात किया गया है। 21 जो डीएसपी हैं वो भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इलाके में धारा BNST 163 लागू कर दी गई है। तो हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आज आंदोलनकारी किसानों की महापंचायत का ऐलान किया गया है। यहाँ किसान नेता जगजीत डल्लेवाल 40 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने देश भर के किसानों से बातचीत के लिए खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की थी। डल्लेवाल मंच पर आकर किसानों को संबोधित भी करेंगे। दूसरी ओर किसानों की महापंचायत को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने जींद को हाई अलर्ट पर रखा है। जिले में BNS की धारा 163 लागू है। बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 21 कंपनियां तैनात हैं। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए यहां 21 DSP भी ड्यूटी पर रहेंगे। हरियाणा पुलिस ने नरवाना से गढ़ी और पंजाब जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। महापंचायत के बाद दिल्ली कूच करने की कोशिश पर भी पुलिस की नजर है। तो कुल मिलाकर किसान समस्याओं को लेकर जो किसान संगठन है एक बार फिर से आक्रामक मोड में है और यही कारण है कि खनौरी बॉर्डर पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल लगातार इस मामले में अनशन कर रहे हैं। 40वां 41वां दिन है भूख हड़ताल का और अब जब उन्होंने देश के तमाम किसानों से इस मामले में खनौरी बॉर्डर पहुंचने का आह्वान किया है, लिहाजा शासन प्रशासन भी जींद के इस पूरे इलाके पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। धारे में जो इलाका है वहां पर धारा 163 लागू है। और खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत के ऐलान को लेकर किस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही। कमलेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। किसान अपनी कई मांगों को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन करते नजर आए। हमने दिल्ली और हरियाणा का जो सिंधु बॉर्डर है वहां की तस्वीरें भी पिछले दिनों कुछ देखी और अब यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत का ऐलान किया गया है। कितना महत्वपूर्ण है इस महापंचायत का आयोजन करना? इलाके में धारा 163 लागू है और आपको क्या नजर आ रहा है? जो किसान नेता जगजीत डल्लेवाल हैं वो लगातार जिस तरह से भूख हड़ताल पर हैं, सरकार और शासन के कानों पर जूं रेंग रहा है या नहीं? सर देखिए, आज आप देख रहे हैं कि पूरा देश का जितना किसान मजदूर वर्ग है सभी लोग सरदार जो हमारे डल्लेवाल साहब हैं वो लगभग 41 दिन से भूख हड़ताल पर है। जिस देश का किसान परेशान हो, जिस देश का अन्नदाता परेशान हो और सरकार के जो हमारे केंद्र के मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन किसान से बात करने के लिए इनके पास एक बार भी थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पा रहे। आज खनौरी बॉर्डर हो चाहे तंबू बॉर्डर हो, सभी बॉर्डरों से आह्वान हुआ है। पूरे देश के जितने भी किसान नेता हैं, हमारे भी रणधीर सिंह संधू जी हैं, सभी लोग वहां पहुंच गए हैं। मोर्चे का जो भी आह्वान होगा, जो भी वहां की पंचायत तय करेगी, वो एक नई दिशा और नई राह हम लोग तैयार करेंगे। क्योंकि देश में कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी या कोई भी हमारा नेता किसानों की बात नहीं करता।
ना ये किसी भी धरना प्रदर्शन को सुलझाने की तरफ लेके जाना चाहते। ये लोग उलझाने का कार्य करते हैं। ये लोग पुलिस लगा देंगे, लाठी चला देंगे। हमारी जो बात है, हमारी जो एमएसपी कानून की गारंटी है, जो इन्होंने वादा किया था, उन वादों को हम बार बार इनको याद दिला रहे हैं। लेकिन ऐसी गूंगी बहरी सरकार तो कह रही है वो किसानों के हितों के प्रति बेहद सजग है, और इसी कड़ी में जब 1 जनवरी आई तो पहली कैबिनेट मीटिंग भी किसानों को लेकर की गई, और उसमें किसानों की बेहतरी को लेकर कदम उठाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सर, कहना और करना बहुत बड़ी बात होती है। ये कहते क्या है, करते क्या? ये किसके साथ बैठक करते, कौन सा किसान नेता बुलाते हैं? ये वही अपने लोगों को बुला करके बैठक करते हैं। किसानों के लिए मैंने बताया ना कि जब देश के उपराष्ट्रपति ने सीधे कृषि मंत्री से सवाल किया, एक भी सवाल का जवाब जब उपराष्ट्रपति के सवालों का ही नहीं दे सकते हैं, फिर ये किसान का जवाब क्या दे देंगे? आज पूरे देश की निगाह जगजीत सिंह डल्लेवाल के ऊपर लगी हुई है। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। पूरे देश नहीं, अन्य देशों के लोग चिंताजनक हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री आज भगत सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। डल्लेवाल साहब पूरे किसान मजदूर के लिए वो लड़ रहे हैं। पूरा परिवार उनका परेशान है, लोग परेशान है। नहीं, लेकिन तमाम चीजों के बीच कई राजनीतिक दलों के नेता वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो असली किसान हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जो अपनी राजनीति के हित साधने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। बीच में तो इन दिनों खबरें भी आई थी कि संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के बीच जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो नहीं बन पा रहा था। इसलिए राकेश टिकैत अलग राह पर नजर आ रहे थे और डल्लेवाल जी अलग राह पर नजर आ रहे थे। राकेश टिकैत ने तो एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर यह आरोप लगाया था कि संयुक्त किसान मोर्चा ने हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, नहीं तो हम बेहतर रास्ते सुझाते उनको। देखिए सर, संयुक्त किसान मोर्चा जब दिल्ली में धरना चला, संयुक्त किसान मोर्चा, ये बात आपने बहुत सही कही है, संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी नेता हैं उन लीडरों से दूसरे जो मोर्चे उन लोगों ने बैठक नहीं की। लेकिन आज जब पूरा देश के लिए हमारे डल्लेवाल साहब लड़ रहे हो, कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पूरे देश के, भारत के लिए लड़ रहे हैं। उस गरीब व्यक्ति की आवाज उठा रहे हैं जो आज दर दर भटकता है, जो अपनी तैयार की हुई फसल मंडी में बेच नहीं पाता है, उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। अब बराबर उसी के लिए आज बैठक रखी गई है। उसमें चाहे टिकैत साहब हो, चाहे अन्य संगठन हो, जितने भी मोर्चे के लोग हैं, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक हो या संयुक्त किसान मोर्चा पहले वाला हो, सभी मोर्चे के लोग हैं, सभी लीडर हैं। उनके बीच में पंचायत होगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा। सवाल है कमलेश जी, इसके बाद इजाजत लूंगा आपसे। 2 महत्वपूर्ण सवाल कि महापंचायत जो आज बुलाई गई है उसमें क्या क्या एजेंडे सेट किए गए हैं, पहला, और दूसरा, भविष्य को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की रणनीति क्या कुछ कहती नजर आ रही है? किसान संगठनों की रणनीति भविष्य की क्या है? देखिए, किसान संगठनों की रणनीति है, वादा किया, जितने वादे सरकार ने किए थे उनको पूरा करना पड़ेगा। संघर्ष कितना भी लंबा करना पड़े, भाई किसान संघर्ष ही करेगा, धरना ही धरेगा। वो दिल्ली जाने के मूड में तत्काल तैयारी कर लिया है। दिल्ली हम जाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे, और आपके द्वारा जो वादे किए गए थे उन वादे को मनवा करके तभी हम वापस आएंगे। और डल्लेवाल साहब जो संघर्ष कर रहे हैं उनको सभी लोग उनके सराहना कर रहे हैं। आज के हित में, आज के देश में ऐसे 41 दिन भूख हड़ताल पर बैठे वो भगत सिंह जी के चेले हैं। आज पूरे देश का किसान मजदूर बॉर्डरों की तरफ पहुंच गया है, और जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमारी जो एमएसपी कानून की गारंटी है, कर्जा मुक्ति है, जो हमारे पिछले वादे किए थे सरकार के द्वारा, उनको पूरा करना पड़ेगा। इसी पे किसान नेताओं की वार्ता चल रही है। पूरे देश के जितने भी संगठन हैं, जितने भी मूवमेंट हैं, सबको इकट्ठा करके हम लोग अपनी बात मनवाने के लिए तैयारी खास होगा कि महापंचायत के ऐलान के बाद क्या कुछ आउटकम किसान संगठनों की तरफ से निकलकर सामने था। बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो महापंचायत ने राजनीति का जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ा दिया, लेकिन जो मौसम का टेम्परेचर है वो काफी नीचे जा रहा है। देश भर में शीतलहर का कहर लगातार जारी है और ठंड का जो डबल अटैक है वो एक आम व्यक्ति को काफी परेशान कर रहा है। कड़ाके की ठंड से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से पटरी से उतरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी 4 से 5 दिन तक बर्फबारी के आसार
बने हुए हैं। इसी बीच मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। राजस्थान में भी तापमान लगातार गिर रहा है। पंजाब हरियाणा में भी घने कोहरे के चलते ठंड ने जो यातायात व्यवस्था है उसको काफी हद तक प्रभावित किया है, जबकि कम बर्फबारी से निपटने को लेकर बर्फबारी की मशीन भी बनाई गई है। तो IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि वेस्टर्न हिमालय में डिस्टर्बेंस एक्टिव मोड में है। अगले 4 से 5 दिनों में इन इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की भी आशंका है। आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली के मौसम के बारे में उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को शहर में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी राज्यों में शीतलहर जारी रहेगी। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इस बीच शहर का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ज्यादा की रीडिंग दर्ज की गई, जो गंभीर श्रेणी का प्रदूषण दर्शाता है। तो लगातार पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, हर जगह पर मौसम लगातार बिल्कुल बेसबब होता नजर आ रहा है। तो ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बात की जाए पहाड़ी इलाकों की तो IMD के मुताबिक श्रीनगर में जो तापमान -1.2 है, गुलमर्ग में 0.8, पहलगाम में -3.8, बनिहाल में 3.6, कुपवाड़ा में -1। वहीं अन्य इलाकों की बात करें जहां पर कोहरे का डबल अटैक है, तो उनमें पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और मध्य भारत का मध्य प्रदेश भी शामिल है। की करें तो दिल्ली वासियों के लिए अब चिंता ज्यादा बढ़ गई है। एक तो ठंड का व्यापक असर और दूसरा प्रदूषण ने दोहरी मार दी। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। सुनिए। साथ बात करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, दिल्ली में एक बार फिर पॉल्यूशन की मार है। ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आपदा नहीं बल्कि आशीर्वाद कहा है। केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा कि ग्रैब 3 क्यों लागू करना पड़ा। दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बनाया? आपने 10 साल उसके लिए क्या किया? स्मॉग टावर कहां गए? सिप एंड डिप की योजना कहां गई? मां यमुना को दूषित आपने कैसे होने दिया? 10 साल आप क्या करते रहे? अब प्रश्नों का उत्तर देने का समय है, प्रश्न उठाने का नहीं। केजरीवाल साहब, जनता आपसे जवाब मांग रही है, 10 साल का हिसाब मांग रही है। हिसाब देने के बजाय इधर उधर की बातें मत करें। आपदा को आशीर्वाद बता रहे हैं वो। जनता तय कर चुकी है, बाय बाय केजरीवाल नहीं चाहिए। केजरीवाल आपदा है। दिल्ली आपदा से बदलाव चाहती है। दिल्ली में सर विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अगर कालका जी की बात की जाए तो वहां से अलका लांबा को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ही पहलू हैं, ए और बी टीम ऐसा है कि पूरी तरह से दिल्ली की जनता दोनों पार्टियों से जो नूरा कुश्ती भी खेलती हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करती हैं, दोनों पार्टियां मानसिक दिवालियापन पर, राजनीतिक दिवालियापन पर पहुंच चुकी है, जिनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना आइडियोलॉजी है, ना उनके पास विजन है। और दिल्ली की जनता अब ऐसे नेतृत्व को नहीं चाहती, बदलाव चाहती है और बदलाव मिलेगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी। ना कांग्रेस चलेगी, ना केजरीवाल चलेगी, तो चलेगी भाजपा चलेगी। मोदी जी का आशीर्वाद वाली सरकार बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। और इसी के साथ आज की न्यूज़ 81 में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।